Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about echinoderms. Echinoderms जो हैं इनका हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी देखना है और इनकी क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करना है। 400 मिलियन ईयर्स अगो जब वर्टिब्रेट्स या क्वाड्रेट्स नहीं थे तो उस वक्त echinoderms जो थे वो भी मौजूद थे और शायद ज्यादा थे और ज्यादा जो उस वक्त echinoderms थे वो फिल्टर फीडर्स के तौर पे काम करते थे और इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं थी या कैप्चर नहीं करते थे अपने प्रे को जैसे आजकल के सी स्टार और सी अर्चिन वगैरह करते। कुछ इसके ग्रुप्स जो हैं वो कम हो गए हैं, फॉसिल रिकॉर्ड ये बताते एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे echinoderms मेजर कंपोनेंट हैं सी इकोसिस्टम का, मेरीन लाइफ का। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ये हैं कि इनका they have got endoskeleton और वो endoskeleton कैल्शियम का बना हुआ है, various endoskeleton फॉर्म में in the form of bony plates which are called ossicles और ये mesoderm से ओरिजिनेट हुआ है। अब अदरवाइज इससे पहले जो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं उनमें एंडोस्केलेटन नहीं होता, एक्सोस्केलेटन होता है और मेसोडर्म से ओरिजिनेट होने वाला स्केलेटन इसी ग्रुप में है इन केस ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। अच्छा, एडल्ट्स जो हैं इनकी बायलेटरल पेंटारेडियल सिमेट्री होती है और जो लार्वी हैं उनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है इनमें, विचार वाटर फिल्ड के नास जो कि लोकोमोशन में, अटैचमेंट में और फीडिंग में का हेल्प करते हैं। गॉट अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन बहुत रिड्यूस्ड किस्म का इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है। हीमल सिस्टम भी मौजूद होता है जो कि सिलोमिक कैविटी से ड्राइव है। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व नेट, नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स के फॉर्म में मौजूद होता है। एंड इफ वी कम टूवर्ड्स दिस क्लासिफिकेशन, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 मेन क्लासेस। पहली बात कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा जो है, इस वर्ड का मीनिंग अगर देखें, एकाइनो मींस स्पाइनी, डर्मा मींस स्किन। इनकी जो बोनी प्लेट्स ऑसिकल्स होती है अमूमन इसमें से स्पाइन प्रोजेक्ट कर रहे होते टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले जो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सी में जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइंस होते हैं, तो इसलिए इसका एंशिएंट मतलब काफी अरसे पहले, कुछ 100 साल पहले इसका नाम एकाइनोडर्मेटा इस बेस पे रखा गया। ट्रिप्लोप्लास्टिक है ये, 3 बॉडी लेयर्स है यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। सिलोमेट एनिमल्स हैं यानी कि इनकी बॉडी के अंदर सिलोम मौजूद है, प्रॉपर सिलोम है, ट्रू सिलोम है जो कि मेसोडर्म से डिराइव्ड है। और ये पेंटारेडियली सिमेट्रिकल अमूमन इसके एडल्ट्स होते हैं और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें मौजूद होता है, एंडोस्केलेटन मौजूद होता है जिसके ऊपर एपिथेलियम की कवरिंग होती है और पेडिसिलेरिया भी अमूमन प्रेजेंट होते हैं। अब पहली जो क्लास है क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया जो है इसके मोस्टली मेंबर्स जो हैं वो अपनी एबोरल, इनकी सरफेस के दो बॉडी सरफेसेस होती हैं। दो बॉडी सरफेसेस से क्या मुराद है कि अगर एक मिनट आपको मैं इधर से दिखाती हूँ, ये स्टार फिश है लेट्स सपोज, जिसको सी स्टार, सी एक्चुअली हम स्टार फिश एक मिसनॉमर है, इट्स नॉट अ फिश, इट्स एन इनवर्टिब्रेट फिश। तो वर्टिब्रेट है ना, इसलिए इसको सी स्टार, जोलॉजी में से सी स्टार कहते हैं जिसको आप शुरू से स्टार फिश का नाम मिसनॉमर पढ़ते हैं। सी स्टार या ब्रिटल स्टार, इन सब की एक सरफेस ऐसी होती है, ऊपर वाली सरफेस, डॉर्सल सरफेस, इसके ऊपर माउथ नहीं होता। माउथ अमूमन नीचे वाली सरफेस पे होता है, वेंट्रल साइड पे। जो जिस साइड पे माउथ होता है उसको कहते हैं ओरल साइड और जिस साइड पे माउथ नहीं होता उसको कहते हैं एबोरल साइड। ठीक है, जो क्रिनोइडिया हैं ये अमूमन कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ अटैच भी हो सकते हैं और एबोरल साइड पे इनके एक स्टॉक होता है और ऑसिकल्स के जरिए अपने एबोरल साइड के वो अटैच रहते हैं। और ये पहले ज्यादा फ्लरिश करते थे, अब इसकी कम है लिविंग स्पीशीज, सी लिलीज और फेदर स्टार। ये देखें, ये एक सी लिली है जो कि फिल्टर फीडर है। एंशियंट एकाइनोडर्मेटा यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो एकाइनोडर्मेटा थे वो मोस्टली इसी तरह के थे जो कि सेसाइल थे, अटैच रहते थे विद रॉक और एनी सबस्ट्रेट एट द बॉटम ऑफ द ओशन और अपने बहुत सारे जो 5 के मल्टीपल्स। पेंटारेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है, दैट दे हैव गॉट 5 body extensions or multiple of 5,
ये 5 होंगे, इसके 5 हैं, देखें सी स्टार के 5 हैं, ब्रिटल स्टार के काउंट, इसके काउंट करें 1 2 3 4 5, ब्रिटल स्टार की काउंट करें 1 2 3 4 5, इनके 5 होते हैं, बाकी ये जो हैं इनके मल्टीपल ऑफ 5 में बॉडी एक्सटेंशन होती है, ठीक है जी। तो ये जो फेदर स्टार है इसके बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमेशा अगर गिनेंगे तो वो 5 के टेबल में कहीं आ रहे होंगे, ठीक है, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे वगैरह जो भी। और अपनी हाईली ब्रांच्ड आर्म को यूज करता है फेदर स्टार फॉर इट्स फिल्टर फीडिंग, और इसके अपेंडेजेस बेसिकली इसी पर्पस के लिए बने थे, फॉर फिल्टर फीडिंग, क्योंकि एंशियंट इकाइनोडर्मेटा अपने लिम्ब से या आर्म से, इनको लिम्स भी कहते हैं, आर्म्स भी कहते हैं, बॉडी एक्सटेंशंस भी कहते हैं, अपेंडेजेस भी कहते हैं, ये जो चीजें बेसिकली दे वर डेवलप्ड इन दिस ग्रुप फॉर filter feeding. Later on, it involved in the process of locomotion, capturing prey and scavenging. Scavenging जो है मतलब different food जो नीचे पड़ी हुई है उसको scavengers के तौर पे eat up करना. Then comes asteroidia. Asteroidia जो है इनकी रेज यानी बॉडी आर्म्स जो हैं वो शार्पली सेट ऑफ नहीं होती, ठीक है। ये डायग्राम देखें, जैसे तो हम आपकी बुक की भी बहुत है कि सी स्टार की जनरली जो लिम्स हैं वो टेपर ऑफ करती हैं सेंट्रल डिस्क, सेंट्रल डिस्क और लिम्स को हम खास तौर पे अलग नहीं कर सकते, ये एस्टेरॉइडिया का कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि ओफियोराइडिया जो है इनकी सेंट्रल डिस्क अलग से होती है और लिम्स बिल्कुल अलग से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। एस्टेरॉइडिया हैव no marked distinction between central disk and rays. Rays do not sharply start from or set off from the central disk, और इनके वेंट्रल साइड या एबोरल ऊपर वाली साइड होती है, इनकी नीचे वाली साइड ओरल होती है। ओरल साइड पे इनके एम्ब्यूलैक्युलर ग्रूव्स होते हैं जिसमें के ट्यूब फीट मौजूद होते हैं, और इनके ट्यूब फीट के ऊपर सक्शन डिस्क होती है जिसकी मदद से ये मूव कर सकती हैं, लोकोमोशन में ये हेल्प करती हैं सक्शन डिस्क, और फीड कैप्चरिंग प्रे में हेल्प करती हैं। पेडिसिलेरिया भी प्रेजेंट होते हैं, ये हम इस क्लास को डिटेल से पढ़ेंगे तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सी स्टार्स की कॉमन एग्जांपल है। देन ओफियोराइडिया जो है इसके ये जो भी मैंने आपको दिखाया ब्रिटल स्टार, सेंट्रल डिस्क होती है और शार्प होती है और अलग से स्टार्ट हो रहे थे आर्म्स, और इसमें जो ट्यूब फीट होते हैं दे डू नॉट हैव गॉट सक्शन डिस्क। देन कोसेंट्रिसीवाइडी, ठीक है जी। ये जो क्लास है इसमें अभी इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं उन सब में वाटर वेस्कुलर की एक ही रिंग होती है डिस्क के अराउंड, इसमें 2 कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम की अराउंड द डिस्क लाइक बॉडी, और डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता, दे सिंपली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर सरफेस, और इनके अंदर ब्रूड पाउचेस भी होते हैं, काफी डिफरेंट ग्रुप है बाकी ग्रुप से, और इनके अंदर जब ब्रूड पाउचेस हैं तो जाहिर सी बात है लार्वल स्टेजेस इनकी ब्रूडिंग हो जाती इनसाइड द बॉडी, और इसलिए इनका कोई फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज नहीं होती। Echinoidea जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज दे हैव गॉट ग्लोबुलर और डिस्क शेप, और ये इनकी कोई रेज लिम्स बाहर नहीं निकल रहे होते, और दे हैव गॉट मूवेबल स्पाइंस, और स्केलेटन जो है वो क्लोजली फिटेड प्लेट से होता है। ये देखें डायग्राम, ये एक्टिनोइड, सी अर्चिन, सैंड डॉलर, ये जो है ना इनकी पूरी बॉडी राउंड सी होती है, इनके ये लिम्स नहीं होते, अपेंडेजेस या रेज नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनके स्पाइंस जो है ये अपने स्पाइंस को मूव कर सकते हैं। ये बाकी जो ग्रुप्स हैं ये अपने स्पाइंस को, डर्मा के जो स्पाइंस हैं जो कि इनके स्केलेटन की ऑसिकल से अटैच होते हैं उनको नहीं मूव कर सकते, ये मूव कर सकते हैं, और इनकी जो पूरी बॉडी की प्लेट्स होती हैं लार्ज प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ फिटेड होती हैं, ठीक है। मैं एक दफा ग्लोबुलर यानी राउंड सी शेप है जैसे कि सी अर्चिन की है, या डिस्क शेप होते हैं जैसे कि सैंड डॉलर की है, और इनके रेस यानी कोई लिम्स नहीं होते, स्पाइंस मूवेबल होते हैं, और स्केलेटन जो है वो क्लोजली फिटेड प्लेट से मिलके बना होता है। एंड द लास्ट क्लास इज क्लास होलोथेरोइडी, और इनमें भी रेज नहीं होती, और इनकी बॉडी जो इलोंगेटेड होती है, राउंड नहीं होती, डिस्क शेप नहीं होती, और इनके जो ऑसिकल्स हैं वो छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसकी तो प्लेट्स होती है ना पूरी, इसकी माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स होते हैं, और इसके टेंटिकल्स जो होते हैं अराउंड माउथ प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं सर्कम ओरल टेंटिकल्स। सी कोकम्बर इसकी एग्जांपल है, लुक एट दिस, ये देखें ये सी कोकम्बर है, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वन वे और अनदर दे आर स्लो मूविंग और ससाइल और पेंटारेडियली सिमेट्रिकल,
बट इनके अगर लार्वी देखा जाए, ये जो नेक्स्ट डायग्राम इसके साथ है, ये इनके लार्वी को, लार्वी आर ऑलवेज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि इसको एक ही लाइन ऐसी है जिसके जरिए इनको दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पेंटारेडियली सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि 5 लाइनें ऐसी हैं जिनमें अगर कट करें, 5 प्लेन्स आर सच, जिनमें अगर इनको कट करें तो इनकी बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। बायलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है कि इसको सिर्फ एक लाइन ऐसी है जिसपे कि अगर उसको कट करें, एक प्लेन ऐसा है जिसपे इसको कट करें, ये इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड होगा। तो ऑल द adults are pentaradially symmetrical and all the larval stages are bilaterally symmetrical। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसकी जो बेसिक इंपॉर्टेंस है इकाइनोडर्मेटा की, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी नहीं है। its more significance is due to its relationship to the other animals, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा को कंसिडर किया जाता है एंसेस्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये डायग्राम देखें जो नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक में, ये कोई एंसेस्ट्रल एनिमल्स हैं। प्रोटिस्टा पहले, सबसे पहले प्रोटोजोआ थे, उनसे प्रोटिस्टा और फिर एंसेस्ट्रल एनिमल्स, इससे डाइवर्सिफिकेशन हुई। ये देखिए प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर हैं, फिर रेडिएट फाइला जो हैं जिसमें के नाइटेरिया और टिनोफोरा शामिल हैं, की रेडियल सिमेट्री है। फिर एसिलोमेट फाइला हैं जिनमें के सीलोम है ही नहीं, निमर्टी और प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर स्टीरोसिलोमेट फाइला है, नीमाटोडा, रोटिफेरा, अदर्स। फिर सीलोमेट फाइला में ये सारे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का। यहाँ तक जो है इनका कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट करीब नहीं मिला, एक्टोप्रोक्टा भी मिला के ब्रेकियोपोडा माइनर फाइला जो है, दे आर नॉट रिलेटेड क्लोजली विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप दैट इज कॉर्डेटा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा को, ठीक है। सबसे करीब जो कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा जो है, ये सबसे करीब है इकाइनोडर्मेटा के, क्योंकि ये तीनों जो हैं, ये ग्रुप इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, these are actually deuterostome। deuterostome क्या होते हैं? Let's look at it। देखें, प्रोटोस्टोम वो थे, ये हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। प्रोटोस्टोम्स, प्रोटो मींस फर्स्ट, स्टोमा मींस माउथ। पहली ओपनिंग बनती है ब्लास्टोपोर, उससे जब माउथ बन जाए तो उस ग्रुप को कहते हैं प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरो, ड्यूटेरो मींस सेकंड, स्टोमा मींस माउथ। ऐसा ग्रुप जिसमें के पहली ओपनिंग which is blastopore, it forms anus and later another opening is formed which is going to form the mouth। देखिए इसमें भी इनिशियली एक ओपनिंग होती है, इस स्टेज तक तकरीबन एक जैसे जा रहे हैं, दोनों में ब्लास्टोपोर है। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए और दूसरी ओपनिंग से एनस बने, then it is प्रोटोस्टोम। अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाए और दूसरी ओपनिंग से माउथ बने, that is called deuterostome। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ ये यहाँ पे जो 3-4 ग्रुप शो किए गए हैं, जिसमें इकाइनोडर्मेटा क्लोजली रिलेटेड है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा से, इसकी फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इकाइनोडर्मेटा कॉर्डेटा के सबसे करीब है। हालांकि इसकी एडल्ट स्टेज जो ये वाली स्टेज है, ये बिल्कुल नहीं लगती कि कॉर्डेटा से किसी तरह रिजेंबल कर रही है। आर्थ्रोपोडा ज्यादा मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन उसकी तो उसके अंदर आर प्रोटोस्टोम्स, दे हैव गॉट 6 लेग्स, इनकी और बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसका जो लार्वा है वो ज्यादा मैच कर रहा है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा की कुछ स्टेजेस से, बिकॉज इट हैज गॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेन एक डिवीजन होती है प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम की, उसके लिहाज से जो इकाइनोडर्मेटा है वो क्लोज है बिकॉज दे आर ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है जी। और सीलोम जो है, अब अगेन अब यहाँ से देखें, दो बातें होती हैं, एक होता है शाइजोसीलस और एक होता है एंटीरोसीलस, ठीक है। इनमें जो प्रोटोस्टोम में जो सीलोम बनती है वो शुरू में ही मेसोडर्म के सेल्स अलग हो जाते हैं, बाहर वाले एक्टोडर्म के सेल ब्लू से जो यहाँ शो है, अंदर वाले एंडोडर्म के सेल येलो से जो शो है, और कुछ सेल अलग हो गए शुरू में ही मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है उसकी स्प्लिटिंग से सीलोम बनती है, तो वो प्रोटोस्टोम की सीलोम और शाइजोसीलम। और ये जो है ड्यूटेरोस्टोम की, इसमें क्या होता है कि इसमें मेसोडर्मल सेल्स अलग से यहीं पे अलग डिफरेंट लग रहा है।
कुछ सेल्स जो मेसोडर्म के सेल एंडोडर्म के साथ अंदर आ जाते हैं और फिर वो अंदर की तरफ आके देखें बियर के 2 कान बन रहे हैं, ये देखें टेडी बियर के कान, टेडी बियर के कान की तरह अलग हो जाते हैं ये सेल्स और इनके अंदर आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटिरॉन, ये जो एक कैविटी बन रही है इससे ये कैविटी लेते हैं और इस सीलोम को कहते हैं एंटीरोसीलोम। एंटीरॉन से बने आर्केंटिरॉन की एंटीरॉन से जो बनती है सीलोम वो कहलाती एंटीरोसीलस। ये एंटीरोसीलस भी होते हैं, ये सीलोम डिराइव करते हैं फ्रॉम द आर्केंटिरॉन बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द आर्केंटिरॉन। ठीक है जी, तो ये 2 बातें हैं जो कि और साथ ही हाँ जी क्लीवेज, इसकी जो क्लीवेज है वो रेडियल क्लीवेज होती है और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। रेडियल क्लीवेज क्या है, इस डायग्राम में क्लीवेज नहीं शो हुई हुई, ब्लास्टुला से पहले जो क्लीवेज की स्टेजेस हैं वो आपने जरूर ये शुरू में पढ़ा होगा, इसको फिर हम आगे कहीं आएगा फिर एक दफा इसको रिवाइज करेंगे। ये वाली डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी हमने देखी है ज़ूलॉजी समझने के लिए कि कैसे बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। रेडियल क्लीवेज अलग होती है, स्पाइरल क्लीवेज अलग होती है। इनडिटरमिनेट क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज यानी वो सेल्स जो है रेडियली डिवाइड होते हैं और स्पाइरल क्लीवेज में वो स्पाइरल एंगल पे डिवाइड होते हैं। इनडिटरमिनेट का मतलब है कि इनिशियल स्टेजेस पे नहीं डिटरमिन होता कि किस सेल ने कौन सा पार्ट बनाना है। ठीक है जी, ऑल्दो कि कोई एक कॉमन एंसेस्टर नहीं मिला जो कि इन 3 ग्रुप्स एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा का एंसेस्टर शो करे, लेकिन जो लार्वल स्टेज है उसकी मदद से पता चला। एकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन जो इनके लार्वी हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज ancestors for the more advanced group of echinoderm of hemichordata and chordata। हम जनरली जो एकाइनोडर्म की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पेंटारेडियल सिमेट्री की हमने बात कर ली, फिर हमने ओरल एबोरल एक्सेस की बात कर ली कि लोअर साइड पे जो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी होती है इस पे माउथ होता है उसको ओरल साइड कहते हैं और जो उसके ऑपोजिट साइड होती है डॉर्सल साइड वो एबोरल होती है। रेडियल सिमेट्री जो है ये इसकी वजह से ये सेडेंटरी होते हैं और स्लो मूव करते हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत सारी चीज़ों की कि सेंसरी ऑर्गन्स एक तरह मतलब हमारी बॉडी में या आर्थ्रोपोडा की बॉडी में जिनमें सेफलाइजेशन हुई है, हेड रीजन जो है वो अलग से डेवलप हुआ है जिसमें सारे सेंस ऑर्गन्स इकट्ठे हुए हैं, ब्रेन भी हुई है, वो फास्ट मूविंग होते हैं। इनके अंदर स्लो मूविंग बॉडी है और इनके सारे जो सेंसेस हैं वो जनरली पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसी तरह फीडिंग जो है वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हो रही है। हमारी बॉडी में क्या होता है या इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा माउथ जो है वो हेड रीजन में होता है, तो इनका तो हेड है ही नहीं, ठीक है ना। कुछ जो है मोबाइल होते हैं लेकिन उन्होंने और कुछ जो है उन्होंने सेकेंडरीली बायलैटरली फॉर्म भी अडैप्ट की हुई है, उसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एकाइनोडर्म मेटास्केलेटन की हमने बात कर ली कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स होती हैं जो ऑसिकल्स कहलाती हैं और मेसोडर्म से ड्राइव होती हैं और अपनी जगहों पे रहती हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो इनको अटैच करके रखते हैं और ये एपिडर्मल लेयर जो है इसके ऊपर कवर होती है एपिडर्मिस की, डर्मिस से डिराइव्ड है डर्मल प्लेट से। तो ये डर्मल प्लेट्स का क्या मतलब है, मेसोडर्मल ओरिजिन है और इसके ऊपर एपिडर्मिस मौजूद है और अगर एपिडर्मिस हट भी जाए तो स्केलेटन जो है वो बाज़ औक़ात एक्सपोज हो जाता है और बहुत से केसेस में इसमें से स्पाइंस जो है वो प्रोजेक्ट करती हैं और सरफेस के ऊपर आती हैं। एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन जो है इसका ये ख्याल है कि पेंटारेडियल सिमेट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए इसके अंदर स्केलेटल प्लेट्स बनी हैं, अदरवाइज इसकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती पेंटारेडियल सिमेट्री के साथ अगर एंडोस्केलेटन नहीं होता। ये डायग्राम देखें, दिस इज शोइंग, ये वाली डायग्राम 16.3, ये पेंटारेडियल में ये होता है क्योंकि इसकी प्लेट्स कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई हैं तो वो वीक है थोड़ा। अब अगर इसको इस एंगल से प्रेशर पड़ेगा तो इसके सामने एक और लिम्ब मौजूद है या आर्म मौजूद है, ठीक है, अपेंडेजेस मौजूद है, तो ये यहाँ से इसका टूटना इतना आसान नहीं है। अगर लेट सपोज हम ये सोचें कि ये 6 आर्म्स वाला होता, फिर क्या होता कि जो ग्रूव एक तरफ है आर्म्स के बीच में दूसरी तरफ भी ऐसे ही होता, ये वाली साइड या ये वाली साइड या ये वाली साइड सबसे वीक होती। तो यहाँ पे देखें कि ये साइड्स वीक नहीं है क्योंकि एक साइड पे अगर ग्रूव है तो दूसरी साइड पे आर्म है, इधर ग्रूव है दो आर्म्स के बीच में तो इसके सामने आर्म है। तो ये जो अरेंजमेंट है पेंटारेडियल सिमेट्री की, इसकी वजह से
इट इज सपोर्टेड, और ये एडवांटेजेस है क्योंकि जॉइंट्स अगर ऑपोजिट टू वन अनदर होंगे तो वो आसानी से टूटेंगे। अगर इवन नंबर में होता, इवन नंबर में इसके पार्ट्स होते तो, लेकिन ये क्योंकि ऑड नंबर में है तो इसलिए एक तरफ की वीकनेस दूसरी तरफ की स्ट्रेंथ के साथ कवर हो जा रही है, और इट इज गोइंग टू सपोर्ट द बॉडी ऑफ द पेंटारेडियल सिमेट्री। देन कम्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम डायग्राम से ही समझेंगे, आप फिर इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, दिस इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है? ये इसकी नीचे वाली साइड ओरल साइड है, ऊपर वाली साइड एपोरल साइड है। एपोरल साइड पे एक चीज नजर आ रही है, इज कॉल्ड मेट्रोपोराइट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसमें पानी एंटर किधर से होता है? एक छलनी सी लगी होती है, सीव लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड मेट्रोपोराइट ऑन द एपोरल सरफेस व्हिच इज रिस्पांसिबल एज अ टू वर्क एज अ वाटर इनलेट। ये देखिए, ये मेट्रोपोराइट है। इसमें से ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्चुअल डायग्राम बनाई गई है। इसमें सिर्फ वाटर वेस्कुलर सिस्टम को मेनली शो किया गया, बाकी चीजों को नहीं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मेट्रोपोराइट से वाटर अंदर आएगा, एक छोटी सी केनाल होती है जो इज कॉल्ड स्टोन केनाल, उसके बाद एक रिंग होती है व्हिच इज कॉल्ड रिंग केनाल। रिंग केनाल जो है एक मोटी सी रिंग होती है जिसमें पानी यहाँ मुसलसल मेट्रोपोराइट से अंदर आ रहा है, स्टोन केनाल से आ रहा है जब जब जरूरत है, और यहाँ पहुंचता जा रहा है। मेट्रोपोराइट रिंग केनाल के साथ 5 स्टोरेज भी स्ट्रक्चर्स भी, इनको कहते हैं पोलियन वेसिकल। पोलियन वेसिकल में वाटर स्टोर रहता है, जब जरूरत हो पड़े तो यहाँ से रिंग केनाल में ऐड हो सकता है। इसके अलावा रिंग केनाल में ट्रीटमेंट बॉडीज होती हैं जो कि एंडोसिटिक सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं, एंड हेल्प की अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम में आ गया है, या ऐसी चीजें जो कि हार्म कर सकती हैं, पैरासिटिक हो सकती है, पैथोजेनिक हो सकती हैं, उनको वो किल कर सकें। अच्छा, अब जो रिंग केनाल है उनसे 5 हर आर्म के लिए एक केनाल निकल रही है व्हिच इज कॉल्ड रेडियल केनाल। ठीक है, ये एक केनाल है, यहाँ पे एक केनाल है, यहाँ पे एक केनाल है, ये एक केनाल। ठीक है, इस वाली को कुछ गौर से देखेंगे, ये लेबल है। रेडियल केनाल जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो हर रेडियल केनाल से साइड लेटरल केनाल्स, हर थोड़ी देर बाद उसमें से 2 लेटरल केनाल, ये देखें ये लेटरल केनाल्स हैं, ये फिर लेटरल केनाल्स हैं। जैसे पत्ते के ऊपर यूं मिड रिब के साइड पे ब्रांचेस होती है ना, इसी तरह इसकी लगातार ब्रांचेस 2 होती जा रही हैं, व्हिच आर कॉल्ड लेटरल केनाल। लेटरल केनाल एंड अप इन अ बल्ज लाइक रिजर्वायर व्हिच इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला में भी वाटर स्टोरेज होती है, और ये ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ जो है इसके ट्यूब फीट होते हैं। इन केस ऑफ एस्टेरॉइडिया सी स्टार के भी ये डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं। इनके जो ये देखिए, अब यही चीज जो हमने यहाँ देखी है, इसको समझे कट किए एक आर्म का, अब हम सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इस आर्म के सेक्शन में क्या नजर आ रहा है हमें? एक तो पूरी आर्म की शेप नजर आ रही है, फिर हमें ये ऑसिकल्स नजर आ रहे हैं, ऑसिकल्स के साथ ये डर्मल ब्रेंकिया होते हैं जो कि ऊपर की तरफ एक्सटेंशंस होती हैं, पेडिसल एरिया होते हैं, इनको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। गोनेड्स अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सेंट्रल बॉडी कैविटी है यहाँ पे, सीलोम। अच्छा, ये बीच में से गुजर रही है रेडियल केनाल, रेडियल केनाल के साइड पे ये लेटरल केनाल, और ये बल्ज सा है एम्पुला। एम्पुला वाटर स्टोरेज का काम कर रहा है, इसके इर्द गिर्द मसल्स भी होते हैं, एम्पुलर मस्कुलेचर, जो कि इसके वाटर को फोर्स कर सकते हैं डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स किधर भेजेंगे? ट्यूब फीड। ट्यूब फीड जो है ये इनकी बेस के ऊपर सक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि यहाँ से जैसे आप किसी वो जो ग्लास सरफेस के ऊपर अटैच करते हैं, एक रबर का स्ट्रक्चर होता है और वो चिपक जाता है जब आप उसको जोर से प्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में से एयर निकल जाती है, वो जो है रबर स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब ये प्रेशर के साथ पानी इधर करता है तो ये सक्शन जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ट्यूब फीट के, वो अटैच हो जाते हैं, एक वैक्यूम सा जनरेट हो जाता है बिटवीन द ट्यूब फीट एंड द रॉक्स, और वहां पे वो सक्शन प्रेशर की वजह से जो वैक्यूम जनरेट होता है वो उसको वहां पे अटैच कर देता है काफी देर के लिए, काफी स्ट्रॉन्गली। अच्छा, इन केस ऑफ सी स्टार ये जो ऑसिकल्स है एक ग्रूव सा बनाते हैं व्हिच इज कॉल्ड एम्बुलेक्रल ग्रूव, जिसके अंदर के ट्यूब फीट मौजूद होते हैं। अच्छा, ये अगर देखें तो रेडियल केनाल के नीचे एक हीमल केनाल का स्ट्रैंड नजर आ रहा है, और उसके नीचे रेडियल नर्व नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इस इधर देखें क्या रह गया, इधर हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर लिया इस डायग्राम में। एक और सिस्टम भी यहाँ मौजूद है, हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम एक प्रिमिटिव इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
एबोरल साइड पे भी एक हीमल रिंग होती है, ओरल साइड पे भी है। देखें, एक तो मेन सबसे बड़ी रिंग यहाँ पे मौजूद है, रिंग केनाल वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। उसके ऊपर और नीचे बहुत पतली पतली एबोरल और ओरल हीमल रिंग्स भी मौजूद हैं। और जैसे रेडियल केनाल जा रही है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, उसी तरह हीमल केनाल एबोरल साइड और ओरल साइड पे इसकी भी जा रही है। बट इट हैज गॉट लिमिटेड फंक्शन। वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे इसका ये स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है जी, ये बात हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली है डायग्राम में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्यूब फीट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, आगे भी हम इसका जब क्लास को हम डिटेल से पढ़ेंगे, मजीद डिटेल से ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये लोकोमोशन का भी काम करता है, और ओरिजिनल जो इसका फंक्शन था वो फीडिंग था, लोकोमोशन नहीं था। और ये रेस्पिरेटरी गैसेस भी इसके जरिए डिफ्यूज होती है, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम भी इसने ओवरटेक कर लिया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी कर लिया है, फीडिंग का भी बहुत सारे ग्रुप्स में यही काम कर रहा है, और एक्सक्रीशन का भी। अच्छा, जो हीमल सिस्टम है वो भी हमने डायग्राम में देख लिया कि वो किस तरह से अरेंज्ड है। और ये वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम है। वेस्टिजियल ऑर्गन किसको कहते हैं? जो पहले ग्रुप्स में ज्यादा वेल डेवलप्ड था हमारी बॉडी में, या इसकी बॉडी में नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स बड़ा होता है, सीकम और अपेंडिक्स, इन केस ऑफ रैबिट्स एंड हॉर्सेस, कि वहां पे वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया को रखता है। हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इसलिए नहीं है, तो हमारे अपेंडिक्स और सीकम का साइज बहुत छोटा है, कोई काम वो अलग से नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी बॉडी में मौजूद है छोटे साइज में और नॉन फंक्शनल। ये जो ऐसी चीज जो बाकी ग्रुप्स में बड़ी हो और हमारी बॉडी में एवोल्यूशनरी बैगेज के तौर पे मौजूद हो, लेकिन कोई प्रॉपर काम ना करें, उसको वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर हीमल सिस्टम जो है वो वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसका फंक्शन जो है वो कोई खास नहीं है, अभी तक अननोन है। हो सकता है कुछ केसेस में ये दिखा गया कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन्स को और सिलोमोसाइट्स को, जो कि सेल्स को एनगल्फ कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात वेस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। बाकी क्लासेस फिर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।